नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। मैं रवि साव आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक लेकर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉसेस थ्योरम के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सॉलिड एंगल के बारे में। और तब मैंने कहा था कि जब गॉसेस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाकर आप देख लो, क्योंकि उसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर वो क्लियर नहीं रहा तो आपको समझने में परेशानी होगी, और अगर आप नहीं देखे हैं फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है। गॉसेस थ्योरम के बारे में बता दूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में भी हम लोग को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम लोग इस थ्योरम का यूज करते हैं। तो जी हाँ, बहुत ही खास वीडियो है आज का हमारा ये, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक खास थ्योरम के बारे में। एक बार गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड hypothetical surface called Gaussian surface in free space is equal to 1 by E naught times the net charge enclosed within that surface। यानी कोई भी एक सरफेस, एक हमने एक सरफेस ले लिया, हाइपोथेटिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस बोलते हैं उसको। कोई भी एक सरफेस ले लिए, उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा टोटल चार्ज का 1 बाय ई नॉट टाइम्स। कोई एक सरफेस है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस, हमने एक सरफेस मान लिया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E। तो इसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जो इसका होगा वो होगा टोटल चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब एप्सिलॉन नॉट क्यों है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए, क्योंकि ये सरफेस फ्री स्पेस में है। अगर किसी मीडियम में होगा तो क्या हो जाएगा? ई नॉट के प्लेस पे हम लोग ई आर डॉट ई नॉट मतलब एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं फ्री स्पेस वाले कंडीशन में ही, यानी कि ये सरफेस मान लेते हैं फ्री स्पेस में ही है। तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, द नेट चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो ये था गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या है कि कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक हाइपोथेटिकल सरफेस, कहीं भी एक सरफेस ले लेंगे, कहीं भी हम लोग सरफेस, किसी भी पॉइंट का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर हम लोग वहां पर क्या करते हैं? एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। अपने आप दिया नहीं रहता है, फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि एक सरफेस है, उस सरफेस को बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, तो हाइपोथेटिकल सरफेस वो हो जाता है। तो उसका भी क्या होता है? जो सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या होता है? टोटल चार्ज का 1 बाय ई नॉट टाइम्स। आगे चल के हम लोग जब यूज करेंगे इसका तो और भी ये क्लियर होता जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आते हैं प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। हम लोग गॉसेस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि वाकई में क्या ये 1 बाय ई नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज होता है। देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस के लिए, मतलब एक स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया ये, जिसके सेंटर पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज को मान लिया है। इस पूरे सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? छोटा सा यहां पर एक स्फीयर ले लेंगे। ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो एक छोटा सा स्फीयर हमने यहां ले लिया। किसी भी स्फीयर का एरिया वेक्टर किस तरफ होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना? सिर्फ स्फीयर ही क्यों, कहीं का भी वो परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन एक स्फीयर में क्या होता है? हर तरफ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये रहा हमारा एरिया वेक्टर ds, और ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r। रेडियस इसका हमने r मान लिया है। अब
इस r के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, r कैप, और ds के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर n कैप, कुछ भी होगा ना, r कैप एक को माना हमने, दूसरे को n कैप। ओके, तो हम लोग को यहां से निकालना है सरफेस इंटीग्रल, जो कि हो जाएगा E डॉट ds। स्मॉल एरिया के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए E डॉट ds। अब E के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे 1/4πε0 इंटू q बाई आर स्क्वायर, आर कैप वेक्टर फॉर्म आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का याद होगा, डॉट ds n कैप। इस ds के प्लेस में हमने वेक्टर ds के प्लेस में हमने ds n कैप रखा है, ds उसका मैग्नीट्यूड है, n कैप उसका यूनिट वेक्टर है। ओके, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, 1/4πε0 इंटू q, और अंदर रह जाएगा ds बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों डॉट प्रोडक्ट r कैप डॉट n कैप। अब देखिए r कैप और n कैप दोनों एक ही लाइन में हमें दिख रहा है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो हम लोग को डॉट प्रोडक्ट मतलब पता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 1। चलिए लिख ही देते हैं, ds r स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, तो ये पूरा टर्म हो गया 1। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1/4πε0 इंटू q बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, और ds का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा पूरा s, यानी कि पूरे का पूरा इसका सरफेस एरिया। और ये एक स्फेयर है, तो एक स्फेयर का सरफेस एरिया टोटल कितना होता है, वो होता है 4πr स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, हमें मिल गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सरफेस इंटीग्रल से हम लोग को क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चलता है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। तो ये क्या हो जाएगा, हमें यहां से क्या मिला, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका चार्ज टोटल कितना था q, देखिए उसका 1/ε0 टाइम्स हमें मिल गया है। तो ये तो था स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो क्या गॉसेस थ्योरम सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए ही प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, क्या सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल नहीं, एनी टाइप ऑफ शेप के लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है। इसलिए तो यहाँ पे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस बोला है, क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस। ऐसा तो नहीं बोला है कि क्लोज स्फेरिकल सरफेस, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। तो किसी भी सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल है। हाँ, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं, क्लोज सरफेस, बंद हो, ऐसा ओपन ना हो। देखिए ये ओपन है पूरा, ठीक है ना, ओपन ना हो, पूरा क्लोज हो, क्लोज सरफेस हो। तो हम लोग लेते हैं एक कोई भी इरेगुलर शेप का सरफेस, सपोज ये हमने ले लिया ऐसा, और r हमारा यहां पे है, सॉरी q हमारा यहां पे है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग छोटा सा स्फीयर ले लेंगे, इस इरेगुलर शेप में हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, स्फीयर में एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, और एरिया वेक्टर हम लोग मान लेते हैं इस तरफ। देखिए जो एक बॉल है, एक स्फीयर है, उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो वो डायरेक्ट वो क्या रहेगा, r के साथ वो 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा। बट ये जो है इरेगुलर शेप वाला, इसका देखिए हर जगह तो परपेंडिकुलर है, तो यहां होगा ds ये, तो यहां पे ds हो जाएगा ये। मतलब हमें पता नहीं है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी एक ds ले लिया, कहीं पर भी एरिया वेक्टर हमने एक ले लिया है। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
वेक्टर आर, जिसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है आर कैप। ओके, और ये डीएस और आर एंगल बना रहा है थीटा, हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। तो यहां से हमारा सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट ds एन कैप। अब ये 1/4πε0 इंटू क्यू बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा ds बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट एन कैप। अब वहां पे तो डॉट प्रोडक्ट, वहां पे तो कॉस 0 था, तो ये टोटल 1 आ जा रहा था वैल्यू, यहां पे नहीं होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड 1, एन का भी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा, तो दैट इक्वल टू हो गया ये 1/4πε0 इंटू क्यू, और ये सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर क्या होता है, वो होता है सॉलिड एंगल। 1/4πε0 इंटू क्यू, इससे क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो ये डी ओमेगा क्या होता है, ये किसके बराबर आया, ये आया एक स्मॉल स्फेयर के सॉलिड एंगल के बराबर। एक स्मॉल स्फेयर किसी पॉइंट के साथ जो सॉलिड एंगल बनाता है, ये उसके बराबर आया है डी ओमेगा। तो पूरा ओमेगा यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो हमें ओमेगा मिलेगा वो क्या होगा, जो ओमेगा मिलेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा एक लार्ज स्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर। Q इंटू ये हो जाएगा 4 पाई। ओके, तो एक लार्ज एरिया का जो सरफेस एरिया जो सॉलिड एंगल बनाता है सेंटर के साथ, उसके लिए इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर वो वैल्यू यहां पे हो जाएगा, और वो वैल्यू होता है 4 पाई। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए इरेगुलर शेप के लिए भी हमारा सेम एक्सप्रेशन आया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम से हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ लाना है। बहुत ही इजी है, बहुत इजीली हम लोग ला सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया है और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया यहां पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे, खुद से एक इमेजिन करेंगे एक स्फेयर इसके चारों तरफ जिसके सेंटर में ये है। अब क्या करेंगे, हम लोग इस यहां पे एक स्मॉल एरिया ले लेंगे। तो ये तो स्फेरिकल है, ये तो हमने स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन किया है। तो जो स्मॉल एरिया जो हम लोग ले रहे हैं वो भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ। हमने इस हाइपोथेटिकल सरफेस के रेडियस को माना है r, तो r कैप का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, लिखेंगे फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ और फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या मिलेगा हमको, हम लोगों को मिलेगा फाई इक्वल टू क्लोज्ड
सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम लोग इग्नोर करके इन दोनों को लेके चलेंगे। तो यहां पे देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है कोई चार्ज वो, राइट। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है और यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो उसको इस तरफ उस पर फोर्स एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, यानी हम लोग देख रहे हैं कि ds और E मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos 0 डिग्री। हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया इसका, दैट इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा 1 और ये जो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं उसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो ds पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसको हम लोग कांस्टेंट बना के बाहर निकाल देते हैं। अंदर बच जाएगा ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ds मतलब स्मॉल एरिया, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को लार्ज एरिया मिलेगा। किसका एरिया होगा, वो इस स्फीयर का एरिया होगा। और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना लिया हमने, r। तो यानी कि यहां हमें मिलेगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यहां से E का वैल्यू क्या मिला, E का वैल्यू मिला 1 बाई 4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर। यही तो हमारा जनरल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बट कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, पूरा का पूरा फोर्स के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई एक चार्ज दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो एक्ट करता है वो वाला फोर्स होता है, जबकि कोई एक चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करे वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि एक Q0 चार्ज है, तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज में इतना कर रहा है फोर्स एक्ट, तो Q0 चार्ज में कितना करेगा, इसका Q0 टाइम्स, यानी यहां से हमें F इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0 बाई r स्क्वायर। यही तो था हमारा कूलम्ब्स लॉ। देख लीजिए, अगर कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में प्रॉब्लम है तो उस पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा गॉसेस थ्योरम, उसका प्रूफ, और फिर हमने निकाला कूलम्ब्स लॉ को बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया है। अगर कोई डाउट रह गया है मन में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ज्यादा हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, शेयर करें बाकी लोगों में, ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके, बाकी लोगों तक भी नॉलेज पहुंचता रहे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फीडबैक आप जरूर दें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे, और कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी हम लोग करते रहें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नाम के पास देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको क्लिक करिए, उसके पास बेल आइकन भी दबा दीजिए और फिर ऑल का ऑप्शन भी दबा दीजिए। इससे होगा क्या, आप तक हमारे सारे वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगे वैसे ही पहुंच जाया करेंगे, आप उसको देखेंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और हमारा एम भी पूरा होता रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेजेबल बनाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से कह रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विदा चाहूंगा आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।